गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कौटिल्य की वैदेशिक संबंध, जिसमें हम मंडल सिद्धांत और षाटगुणी नीति का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व की जो ऑनलाइन क्लास स्टेज थी, जिसमें हमने मनु और कौटिल्य के अंदर कौटिल्य का जीवन परिचय, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र, उसके बारे में, कौटिल्य की जो धारणा थी उसके बारे में, सप्तांग सिद्धांत, जिसमें हमने 7 बिंदुओं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, और साथ ही हमने राजा के आवश्यक गुण, राजा के कर्तव्य और मंत्री परिषद या अमात्य, मंत्री परिषद का गठन, मंत्री द्वारा राजा पर नियंत्रण, प्रशासनिक व्यवस्था आदि, प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर गुप्तचर व्यवस्था, न्यायालय के 2 प्रकार, धर्मस्त्री और कंटक शोधन, न्यायिक संगठन की प्रक्रिया, जिसमें हमने संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय आदि प्रकार के न्यायालयों के बारे में जाना। साथ ही हमने दंड व्यवस्था, जिसमें हमने शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, कारागार आदि के बारे में चर्चा की। और अब हम अगले ऑनलाइन क्लास में हम कौटिल्य द्वारा रचित जो ग्रंथ हम अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो परराष्ट्र और वैदेशिक संबंध थे, उसमें मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड के ऊपर अच्छे से समझा दिया है कि वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र संबंध, उसको कौटिल्य और मनु ने दोनों ने ही 2 भागों में बांटा है। पहला है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षाटगुणी नीति। मंडल सिद्धांत, जिसमें हम 12 तरह के राज्यों के बारे में जानेंगे, राज्य की जो नीतियां हैं उनके बारे में जानेंगे कि मंडल सिद्धांत में क्या क्या चीज़ होती है। इसको मंडल सिद्धांत को समझने से पहले हम जो शब्दावली है, कि जो आपको ये उटपटांग शब्द जो लग रहे हैं, उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। शब्दावली के अंदर ये शब्द आएंगे, जो शब्दावली है उसके अंदर जो अरि शब्द का अर्थ क्या होगा, शत्रु। अरि का शब्द का अर्थ क्या होगा, शत्रु। जो चार शब्द आएगा उसका अर्थ क्या होगा, मित्र। जो नए शब्द है, जो संस्कृत शब्द हैं, ये आपको पता है कि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव था, ज़्यादा था, तो ये भाषा शब्द कहाँ से लिए गए, संस्कृत शब्द से। तो आक्रांता का अर्थ क्या होगा, पीठ का मित्र। क्या होगा, पीठ का मित्र या पीछे का मित्र भी कह सकते हैं। पीठ पीछे का मित्र, पीठ का मित्र या पीछे का मित्र। ठीक है। जो चौथा शब्द आएगा, पाशने करे, पीठ का शत्रु। नेक्स्ट जो शब्द है आक्रांता सार। आक्रांता का अर्थ क्या होता है, पीठ का मित्र। ठीक है। और फिर बाद में आक्रांता सार का अर्थ क्या हो गया, या तो आक्रांता का मित्र हो गया। ठीक है। और पाशनिक का अर्थ क्या, और पाशनिक सार का अर्थ क्या हो गया, पाशनिक का मित्र, है ना। तो आक्रांत सार आक्रांता का मित्र और पाशनिक का मित्र। ये शब्दावली आप अच्छे से समझ लें। जिस प्रकार आप मैथ्स पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आपको सभी फॉर्मूले, सूत्र याद करने पड़ते हैं। उसी प्रकार ये जो 5-6 शब्द है आपको याद करने पड़ेंगे कि हरि शब्द का अर्थ क्या होता है, सार का अर्थ क्या होता है, आक्रांता का अर्थ क्या होता है, पाशनिक का अर्थ क्या होता है, आक्रांता सार का अर्थ क्या होता है, पाशनिक सार का अर्थ क्या होता है। इस तरह से हम अच्छे से समझ पाएंगे। जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है, उसे जो मैंने आपको टेबल बना रखी है, टेबल देखें आप, उसके अंदर पहला आक्रांता सार, दूसरा पाशनिक सार, तीसरा आक्रांता पीठ का मित्र। मैंने सभी जो हैं मंडल सिद्धांत के अंदर जिस प्रकार के राज्य आएंगे या राजा की जो नीति आएगी, उसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से अच्छे से लिख दिया है कि इन शब्दों का अर्थ क्या होगा। आपको एक बार रटने पड़ेंगे और उन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। तीसरा है आक्रांता, चौथा है पाशनिक, पांचवा है विजिगीषु और छठा है अरि। विजिगीषु का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला राज्य। विजिगीषु का अर्थ क्या होता है, विजय की इच्छा रखने वाला राज्य, है ना। आप लिख ले, थोड़ा नोट कर लें। अरि का अर्थ क्या होता है, शत्रु। अरि शत्रु मतलब, अरि का अर्थ क्या होता है, शत्रु और शत्रु का शत्रु। तो शत्रु का शत्रु क्या हो गया,
ध्यान रखना आप, आपके दुश्मन, शत्रु का अर्थ मतलब दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र होगा, ठीक है। अरिमित्र मतलब विजिगीषु का शत्रु। इसे समझ आप अच्छे से, अब जब तक आप खुद इस टेबल को नहीं बनाएंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, तो आप समझ में नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे आपकी गली या मोहल्ले, सभी आप गली मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। और आपकी गली मोहल्लों के नाम अगर मैं कर दूं, तो आपकी गली में सपोज कीजिए 5-7 घर है, तो पहले का नाम अगर ए रख दिया जाए, दूसरे का बी रख दिया जाए, तीसरे का सी रख दिया जाए, चौथे का डी रख दिया जाए, पांचवें का ई रख दिया जाए, है ना। तो या गिनती कर दी जाए कि आपके जो घर है, मकान है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर, है ना। तो सपोज कीजिए कि आपके जो पड़ोसी है, पहला नंबर मकान सपोज कीजिए आपका है, तो दूसरा नंबर पड़ोसी का है, ठीक है। तो आपके और आपके पड़ोसी जो 1 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है, उनमें कम बनेगी, क्या होगा, उनमें कम बनेगी, उनके आपस में तालमेल कम बैठेगा, क्योंकि बहुत से विवाद होते हैं जिसमें पानी को लेकर लड़ाई हो जाती है, कचरे को लेकर लड़ाई हो जाती है ना, बहुत सी चीजें हैं, तो उन्हें लेकर लड़ाई हो जाती है। तो ए और बी जो पड़ोसी राज्य है, मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ, जैसे पड़ोसी राज्य उनके आपस में नहीं बनेगी, लेकिन जो एक राज्य छोड़कर दूसरा राज्य है, उनमें आपस में अच्छी से बनेगी, जैसे ए और सी के अच्छी बनेगी, या 1 और 3 के अच्छे बनेगी, है ना, वो मित्र होंगे। लेकिन ए और बी है, या 1 या 2 नंबर जो हैं, वो क्या होंगे, आपस में शत्रु होंगे, ठीक है। 2 और 3 शत्रु होंगे, 3 और 4 शत्रु होंगे, 4 और 5 शत्रु होंगे, और 5 और 6 शत्रु होंगे। लेकिन ध्यान रखें, 1 और जो 3 है, पहला और तीसरा, या पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा सातवां, ठीक है ना, एक घर छोड़कर एक घर, या एक राज्य छोड़कर दूसरा अलग राज्य, है ना, वो क्या होंगे, आपस में मित्र होंगे, ठीक है ना। शत्रु का शत्रु, ठीक है, अपना अब जैसे, अब ये क्या कह रहा है, एक और दो में क्या हो गया, आपस में शत्रुता है, पहले और मकान में दूसरे मकान में शत्रुता है, लेकिन पहले और तीसरे मकान में मित्रता है, ठीक है। पहले और चौथे मकान में वापस क्या होगी, पहले दूसरे में क्या है, शत्रुता, पहले तीसरे में मित्रता, पहले चौथे में वापस शत्रुता। तो मतलब ये एक घर छोड़ के एक जो राज्य आएगा, वो क्या होगा, शत्रु मित्र, है ना। तो इस तरह जो पहला तीसरा और पांचवा, वो क्या होंगे, आपस में मित्र होंगे, पहला तीसरा पांचवा सातवां, एक तरह से विषम संख्या समझ ले आप, है ना। उनमें क्या होगी, आपस में मित्रता होगी। लेकिन पहला दूसरा शत्रु, पहला दूसरा चौथा शत्रु, पहला दूसरा चौथा छठा शत्रु, है ना। तो वो आपस में जो पहला विषम और दूसरे आगे सम संख्या जो चलेगी, वो क्या होंगे, आपस में शत्रु होंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें कि पहला जो राज्य है और तीसरे में मित्रता होगी, है ना। तो इस तरह से शत्रु का शत्रु, अपना शत्रु कौन हो गया, पहले से दूसरा शत्रु, शत्रु का शत्रु दूसरा और तीसरा भी शत्रु हो गया आपस में, पहला दूसरा शत्रु है, दूसरा तीसरा भी शत्रु है, तो क्या होगा, शत्रु का शत्रु क्या होगा, मित्र होगा, क्या होगा, शत्रु का शत्रु या दुश्मन का दुश्मन क्या कहलाएगा, मित्र कहलाएगा। इसे समझने के लिए आप अच्छे से समझ लें, तो ये चीजें मैं आपको शॉर्ट में समझा दिए। तो इस तरह इस उदाहरण जो मैंने आपको बताया, उसे आप अच्छे प्रैक्टिकल रूप में घर पे करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो टेबल है, वो टेबल भी आपको मैं बुक के अकॉर्डिंग बता दूंगा कि बुक में मंडल सिद्धांत में कौन सी टेबल दी है, कौन सी चीजें बताई है, ठीक है। जो मैंने ये टेबल लिखी है, उसे आप अच्छे से अपनी नोटबुक में डाल दें, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरह से 10 तो राज्य मैंने लिख रखे, आक्रांदा पाशनिग्रह, आक्रांदा पाशनिग्रह, और विजिगीषु, अरिशत्रु, अरिमित्र, अरिशत्रु शत्रु, अरिमित्र मित्र, ये हो गए 10। और जो 11वां कौन सा है, मध्यम, 11वां राज्य या 11वीं नीति कौन सी रहेगी, मध्यम। और लास्ट में जो 12वां है, वो होगा उदासीन, क्या है, 12वीं उदासीन। अब अपन चलते हैं अपने बुक के अकॉर्डिंग समझने के लिए कि ये चीजें क्या है। आप अपने नोटबुक में इस टेबल को पूरा अच्छे से उतार ले और अच्छे से समझ ले। मॉडल सिद्धांत, अब चलते हैं अपन कौटिल्य के मॉडल सिद्धांत, उसकी व्याख्या करते हैं। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक राज्य का दूसरे राज्य के जो व्यवहार होता है और कौन सी नीति अपनाई जाती है उसके बारे में, और उनके मन में किस तरह की धारणा होती है एक राज्य के दूसरे राज्य के प्रति, वो धारणा बताई गई है। इस सिद्धांत में मंडल केंद्र ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजिगीषु
राजा विजय की इच्छा रखने वाला राज्य कहा है। जैसा कि एक शब्द आया था विजिगिषु, है ना, जो मध्यम राज्य है। उन दोनों को विजिगिषु और अरि को मिलाकर कौन सा राज्य बनता है? मध्यम राज्य, है ना। जो 11वां और 12वां उदासीन है, 11वां क्या है? मध्यम राज्य। तो विजिगिषु का अर्थ क्या है? विजय की इच्छा रखने वाला राज्य। उसकी मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। उसकी मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। मतलब आप, मैंने जो उदाहरण बताया आपको, पहला और दूसरा, एक मकान दूसरे मकान का शत्रु, एक पड़ोसी दूसरा पड़ोसी का क्या होगा? स्वाभाविक रूप से शत्रु होगा। जैसे ABCD के माध्यम से समझाया, 1 2 3 4 के माध्यम से भी आपको समझाया कि पहले और दूसरे में आपस में शत्रुता होगी। नेक्स्ट क्या है, ये ध्यान रखना, है ना। शत्रु राज्य होता है। विजिगिषु राजा की सीमा, राजा के राज्य की सीमा से लगा राज्य हुआ जो राज्य होगा वह शत्रु राज्य होता है। जैसा 1 2, विजिगिषु के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी के राज्य से मिला हुआ राज्य विजिगिषु का मित्र होता है। मतलब जो अपने शत्रु के पड़ोस में जो राज्य होगा वो क्या होगा? अपना मित्र राज्य होगा। जैसा कि 1 और 3 मैंने क्या उदाहरण बताया था, उदाहरण में 2 तो शत्रु होगा और 1 और 3 मित्र होगा। 1 3 और चौथा वापस शत्रु और 5वां क्या होगा? 1 3 5 वापस मित्र होंगे। ठीक है ना, इसको अच्छे से समझाया मैंने आपको। विजिगिषु के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजिगिषु राज्य का मित्र होता है और मित्र के राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। कहने का आशय कि निकट पड़ोसी राज्य के राजा शत्रु और आगे का मित्र और उसके आगे का अरिमित्र, इसी प्रकार क्रम आगे चलता रहता है। जैसे ही मैंने 1 3 1 2 के बारे में बताया, वो क्या होंगे? शत्रु। 1 2 और 3 वापस गया, 1 और 3 क्या होंगे? मित्र होंगे। 1 और 3 मित्र होंगे, फिर 5 में क्या होंगे? वापस मित्र होंगे। 7 में क्या होंगे? मित्र होंगे। लेकिन 1 और 2 शत्रु होंगे, 2 और 4 वापस शत्रु होंगे, और 1 2 4 शत्रु, 4 के बाद 6 वापस शत्रु होगा 1 का, है ना। तो ये चीजें क्रम से चलती रहेगी, इसी प्रकार क्रम चलता है। ये 5 राज्य तो विजिगिषु के सामने वाली या आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में होते हैं। विजिगिषु के पीछे पाषाणिग्रह का अर्थ मैंने आपको जो शब्दावली बताई है उसमें अच्छे तरह बता दिया कि पाषाणिग्रह का अर्थ क्या होता है। कि इन शब्दों को आपको रटने पड़ेंगे जिस प्रकार आप गणित के अंदर सूत्र को याद करते हैं। पार्श्वग्रह पीछे का शत्रु। आक्रांता का अर्थ क्या है? मैं वापस नोट करवा देता हूं, वैसे आपको मैंने नोटबुक में बोर्ड पे लिखवा दिया था। विजिगिषु, पार्श्वग्रह का शत्रु, आक्रांता पीठ का मित्र, पार्श्वग्रह साथ, पार्श्वग्रह का मित्र और आक्रांता साथ, आक्रांता का मित्र। ये चीजें वापस अगर आपने नोट नहीं किए तो इन्हें नोट कर ले। पार्श्वग्रह पड़ोसी होने के कारण ही विजिगिषु का शत्रु होता है। इन 10 प्रकार के राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य भी होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? मध्यम उदासीन। मैंने आपको बता दिया था 11वां और 12वां जो राज्य है वो क्या है? 11वां राज्य मध्यम और 12वां है उदासीन। जो मध्यम राज्य है विजिगिषु और अरि के संयोग से, और जो उदासीन राज्य है शत्रु और अरि मित्र के सहयोग से बना है। उनमें इस प्रकार की नीतियां चलती है। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगिषु तथा अरि दोनों राज्यों की सीमा से लगा हुआ होता है। ध्यान रखना, मध्यम जो राज्य है वो क्या होता है? ध्यान रखना, इन चीजों को आप लिख लें। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगिषु तथा अरि की सीमा से लगा है। मध्यम राज्य दोनों को चाहे वे परस्पर मित्रों सहायता करने में समर्थ होता है। ये चीज ध्यान रखना। क्या लिखा है इसने? मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगिषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ है। मध्यम राज्य दोनों की चाहे वे परस्पर मित्र हो या शत्रु हो सहायता करने में समर्थ होता है। जो आगे के जो राज्य आएंगे फिर बाद में 4 5 6 वो राज्य क्या होंगे? दोनों की सहायता में समर्थ होता है, क्योंकि उनकी दूरियां काफी बड़ी हो जाती है, उनके विचार आपस में मेल खाते हैं और उनमें स्थायी मित्रता और स्थायी शत्रुता नहीं होती।
आवश्यकता आवश्यकता होने पर दोनों अलग अलग मुकाबला कर सकते हैं। इसी प्रकार जो 12वां राज्य है कौन सा है? उदासीन। क्या कौन सा है? उदासीन। राज्य के प्रदेश विजुगिषु, अरि तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परा होता है। मतलब ये जो उदासीन जो राज्य है, जो विजुगिषु, अरि और मध्यम, इन तीनों की सीमाओं से अलग होता है। उनका बहुत दूर, मतलब बहुत दूर के जो राज्य होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन राज्य, जिनमें ये बहुत प्रबल होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिलने होने की दशा में वह उनकी सहायता कर सकता है। उनके परस्पर ने मिलने की दशा में वह प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों के समूह को का मंडल राज्य कहलाता है। ये ठीक है। जो 12 जो राज्य थे उसे कौटिल्य ने, मनु ने क्या नाम दिया है? मंडल सिद्धांत। ठीक है। अब इस मंडल सिद्धांत को, जो ये टेबल आ रही है उससे आप जूम कर देता हूँ, उसे आप अच्छे से देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको टेबल पहले ही बनाकर बता दी है ना। इसे चाहे तो आप वापस इसे बना सकते हैं, और सेम वैसा वैसा मैंने आपको बोर्ड पे बनाकर बता दिया, और स्पष्ट सभी शब्दों को मैंने अच्छे से लिखा है कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। मनु और कौटिल्य दोनों की जो मंडल सिद्धांत है, उन दोनों को समानार्थी शब्दों में मिलाकर और अच्छे से समझने के लिए मैंने टेबल जो बोर्ड के ऊपर अच्छे से समझाया कि इन शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है, और इनमें से कुछ चेंजेस किए जो आप अपने बोर्ड पर देख सकते हैं। मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन मित्र हो सकते हैं और कौन शत्रु। जो इस टेबल से आप क्या समझ पाएंगे कि एबीसीडी के वर्णमाला के आधार पे भी आपको बताया, और जो गिनती है जिसमें 1 2 3 4 5 से लेकर 7 8 तक जो गिनती है, उसमें ये समझाने का प्रयास किया मैंने कि कौन से राज्य 1 या 2 आपस में शत्रु, 1 और 3 आपस में मित्र, 1 और 4 क्या है? शत्रु का शत्रु होने से शत्रु होगा, और शत्रु का शत्रु होने से क्या होगा? वो मित्र होगा। शत्रु का शत्रु कौन? 2 और 3 आपस में शत्रु है, तो वो क्या हो गया? 1 और 3 आपस में मित्र हो गए। ये चीजें समझाने का मैंने अच्छे से प्रयास किया है। जब लेकिन जब तक आप इन्हें प्रैक्टिकल रूप में खुद नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत आंशिक रूप में ठीक है। उदाहरण के लिए आपको समझने के लिए मैंने 2-3 उदाहरण बता दिए, एक और एक्स्ट्रा उदाहरण बता रहा है। वर्तमान समय में भारत की सीमा पाकिस्तान और चीन से लगी हुई है, और बहुत कुछ सीमा तक इसी कारण इन राज्यों के साथ आपसी मतभेद बने हुए हैं, तथा भारत के प्रति मतभेदों की इस समानता के कारण पाकिस्तान और चीन परस्पर मित्र हैं। ठीक है। क्योंकि इधर भी ये पड़ोसी राज्य है, कौन सा? पाकिस्तान, भारत का, और चीन भी क्या है? पड़ोसी राज्य। तो ये दोनों पड़ोसी, इधर भी शत्रु का, ये भी शत्रु। ठीक है ना। दोनों शत्रु है, पड़ोसी राज्य इसलिए। ठीक है। लेकिन बीच में भारत आ रहा है, पाकिस्तान और चीन के बीच में भारत पड़ रहा है, तो बीच में शत्रु का शत्रु कौन हो गया? पाकिस्तान का शत्रु कौन है? भारत। और भारत का शत्रु कौन है? चीन। तो एक तरह से क्या हो गया? पाकिस्तान और चीन आपस में मित्र हैं। ठीक है ना। ये ध्यान कर लें आप। इसी प्रकार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों के पारस्परिक संबंधों को मंडल सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये था अपना मंडल सिद्धांत। अब हम कौटिल्य के षाटगुणी नीति, अपन ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि षाटगुणी नीति को हमने पहले भी पढ़ चुके, समझ चुके। और अगर आपको शॉर्ट में नोट बनाने हैं तो मैं आपको बोर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट उपलब्ध करवा देता हूँ। अब नेक्स्ट है कौटिल्य की षाटगुणी नीति। क्या है? कौटिल्य की षाटगुणीय नीति। इससे पूर्व वैदेशिक संबंध में हमने मंडल सिद्धांत का अध्ययन कर लिया। अब है कौटिल्य की षाटगुणीय नीति। जैसा कि मनु ने भी बताया था कि 6 गुणों वाली नीति या 6 लक्षणों वाली नीति को षाटगुणीय नीति कहा जाता है। अब जूम कर ले, अगर नहीं स्पष्ट नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूँ इसको। षाटगुणीय नीति है ना। षाटगुणीय नीति के अंदर 6 बिंदु हैं, उनको शॉर्ट में समझने के लिए आप नोट बना ले। ठीक है। और जो षाटगुणीय नीति के अंदर 6 बिंदु थे वो क्या थे? संधि, विग्रह, आसन, यान, द्विविध भाव और संश्रय। ठीक है ना। संधि का अगर संक्षिप्त रूप में समझा जाए तो क्या होता है? जोड़ना। मतलब स्वयं को शक्तिशाली बनाना। स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर मित्रता करनी पड़ेगी। उसे क्या कहते हैं? संधि। षाटगुण नीति में उसे क्या कहा है? संधि। विग्रह का अर्थ क्या होता है? युद्ध। ध्यान रखें, विग्रह का अर्थ भी युद्ध है और यान का अर्थ भी युद्ध है। लेकिन
जो विग्रह है वो क्या है, डराना, सिर्फ डराना धमकाना कि युद्ध कर दूंगा, लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन जो यान है वो क्या है, वास्तविक युद्ध में युद्ध करना। तीसरा है आसन, जो पहली षाड्गुण नीति में पहला बिंदु था संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा आसन। आसन का अर्थ होता है तटस्थ रहना, किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, किसी के मामलों में नहीं बोलना, है ना, उसकी अच्छाई भी नहीं करना और उसकी बुराई भी नहीं करना, वो क्या है, षाड्गुणी नीति। नेक्स्ट जो चौथा बिंदु है यान। यान का अर्थ क्या होता है, वास्तविक युद्ध। जब युद्ध करना होता है तो उसे क्या कहेंगे हम, ज्ञान, चढ़ाई करना या ज्ञान। पांचवा जो बिंदु है षाड्गुण नीति के अंदर, पांचवा लक्षण वो है द्वैधी भाव। एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति को अपनाना। क्या है, एक राज्य के प्रति संधि करना, ठीक है, उसे जोड़ना, और दूसरे राज्यों से युद्ध करना, वो उस प्रकार की जो दोहरी नीति, उसे क्या कहते हैं, द्वैधी भाव। क्या कहते हैं, द्वैधी भाव। और पांचवा जो बिंदु है वो है संशय। क्या है, संशय। संशय का मतलब बलवान राज्य या राजा का आश्रय लेना, है ना। संशय में जो आश्रय लेना, किसका आश्रय लेगा, आश्रय किसका लेना है, जो राज्य शक्तिशाली है, बलवान है, उस राज्य का आश्रय लेना। तो ये इस तरह से क्या हो गया आपके मनु के साथ, मनु की जो षाड्गुणी नीति थी उसे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने भी यही षाड्गुणी नीति के यही बिंदु बताए हैं। जैसे कि आपकी बुक है उसमें भी यही है षाड्गुणी नीति। षाड्गुणी नीति में 6 लक्षण वाली नीति, संधि, विग्रह, आसन, यान, द्वैधी भाव और संशय, ठीक है ना। ये आप चाहे तो इसमें से वापस, अगर आपने पिछली क्लास में अगर ध्यान नहीं दिया है या अपने नोट नहीं लिखे, तो आप इन बिंदुओं को वापस स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट लिख सकते हैं, जिसमें षाड्गुणी नीति में 6 लक्षण बताएं, संधि, संधि का अर्थ क्या होता है, विग्रह का अर्थ क्या होता है ना, यान, अगर विस्तृत अगर लिखना चाहें तो आप इन बिंदुओं पर इनसे लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, है ना। अब कौटिल्य के इस अध्याय का जो अंतिम बिंदु है वो है सैन्य बल। सैन्य बल मतलब सेना को कितने भागों में बांटा है कौटिल्य ने, इसके बारे में। संगठन, कौटिल्य सैन्य बल को राज्य के लिए बहुत आवश्यक मानता है और अन्य भारतीय आचार्यों की भांति चतुरंगी सेना का समर्थन करता है। चतुरंगी सेना, ध्यान रखना, ठीक है ना। चतुरंगी सेना में कौन कौन से ये बिंदु, जिसमें कौटिल्य ने क्या कहा, कितने प्रकार की चतुरंगी सेना में कितने प्रकार होंगे। पहला है पैदल सैनिक, दूसरा है हाथी घोड़े, तीसरा है घोड़े और चौथा है रथ, ठीक है। पैदल, फिर बाद में आप पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो कौटिल्य की चतुरंगी सेना थी वो कितने भागों में बांटी उसने, पहले 4 भागों में बांटी। कौन से भाग थे, पहला पैदल सैनिक, जिसे मनु ने क्या कहा, पदाती, पदाती, है ना, क्या बोला, पदाती, पदाती मतलब पैदल सेना। दूसरा है हाथी, हाथी को क्या कहा, हस्ती सेना, मनु ने क्या कहा था, हस्ती सेना, हस्ती मतलब हाथी सेना। तीसरा है घोड़े की सेना, मतलब घोड़े की सेना क्या बोला, अश्व सेना, उसने मनु ने क्या कहा, अश्व सेना। इसी प्रकार कौटिल्य ने घोड़े की सेना, और चौथा है रथ सेना, ठीक है ना। कौन कौन सी हो गई, पैदल सैनिक, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा और चौथा रथ, ठीक है। अब ये 4 तो हो गए, चतुरंगी सेना में 4 हो गए। फिर उसने वापस पैदल सैनिकों में 4 श्रेणियां बताई है, कौन कौन सी, वंशानुगत सैनिक, ठीक है ना, दूसरा वेतनिक, तीसरा श्रेणीगत या मित्र, और चौथा कबायली सैनिक, ठीक है ना। जो पैदल सैनिक थे उसको वापस उसने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन से, वंशानुगत जो परंपरावादी जो हमेशा से चले आ रहे थे, वेतनिक जिसे वेतन दिया जा रहा था, श्रेणिया, मित्र, श्रेणीगत जो मित्र प्रवृत्ति के थे, जो हमेशा मित्रता निभाते हुए सैनिक के पैदल सैनिक का भार निर्वहन कर रहे थे वो, और कबायली सैनिक जो आदिवासी क्षेत्र के जो कबायली लोग होते हैं वो इस श्रेणी में पैदल सैनिकों में अपने स्थानीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये जो पैदल सैनिक थे उसे भी 4 भागों में बांटा है, तो आप ध्यान कर लें, वापस मैं बता रहा हूँ आपको बुक के अकॉर्डिंग कि सेना के 4 अंग, पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ। जैसा कि मैंने बताया, मनु ने पदाती सेना, हस्ती सेना और अश्व सेना कहा है, इनको अलग नाम दिए। और रथ, इन चारों
बलों में कौटिल्य हस्ती बल हाथियों की सेना को सर्वाधिक महत्व देता है। कौटिल्य किसको महत्व देता है? हस्ती सेना को, है ना, सर्वाधिक महत्व देता है। पैदल सैनिकों में वंशानुगत, मौल, वैतनिक, सैनिक, भ्रत सैनिकगत तथा मित्र एवं कबायली सैनिक होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पैदल सैनिकों को वापस कौटिल्य ने 4 भागों में बांटा है, जिसमें वंशानुगत, वैतनिक, श्रेणीगत और कबायली, ये 4 प्रकार थे। इनमें कौटिल्य पश्चात से पूर्वोत्तर को उच्चतर मानता है। उसका विचार है कि सेना मुख्यतः क्षत्रिय वर्ग की होनी चाहिए। कौटिल्य क्या कह रहा है कि जो सेना है वो किस वर्ग की होनी चाहिए? क्षत्रिय वर्ग की, है ना, ध्यान रखना। और मनु भी यही कह रहा है। आवश्यक होने पर वैश्य और शूद्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अगर राजा को लग रहा है कि हमारी सेना कम है या कमजोर है, तो उसमें वैश्य और शूद्रों को भी शामिल किया जा सकता है। ब्राह्मणों को वे सैनिक सेवा के लिए अनुपयुक्त मानता है। कौटिल्य किसको? ब्राह्मणों को सैनिक सेवा से अनुपयुक्त मानता है कि इस वर्ग के जो ब्राह्मण वर्ण है ना, वर्ण व्यवस्था के अंदर जो पहला वर्ण था, ब्राह्मण को अनुपयुक्त मानता है। उसने सेना के चारों अंगों की दृढ़ता, आवश्यकता और अस्त्र शस्त्र, नियम, रसद और अन्य प्रकार की सभी सामग्री पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने के में राजा के पास 3 शक्तियां होनी चाहिए: उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति। ये चीज नोट कर ले आप। ये छोटे क्वेश्चन जो बीए वाले हैं उन्हें इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका इस चैप्टर का, उसमें युद्ध के प्रकार बताएं। तो युद्ध के प्रकार कौन कौन से? प्रकाश युद्ध, दूसरा कूट युद्ध और तीसरा तुष्णीय युद्ध, है ना। प्रकाश युद्ध, युद्ध के प्रकार क्या बताएं? प्रकाश युद्ध, दूसरा कूट युद्ध और तीसरा तुष्णीय युद्ध। इस प्रकाश युद्ध के अंदर क्या होता है वो देखिए आप। कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध बताए। जो बीए वाले बच्चे हैं उनके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप ढंग से पढ़ें कि कौटिल्य ने युद्ध के कितने प्रकार बताए। 3 प्रकार बताए। पहला प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध। कौन सा है? प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध। ये पूर्ण तैयारी के साथ विधिवत रूप से घोषित युद्ध है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध स्थल पर नियमानुसार संघर्ष करती है। इस युद्ध के कुछ नियम है, जैसे रणभूमि में शरण में आ गए शत्रु को न मारना, युद्ध में अग्नि का प्रयोग नहीं करना आदि। जो प्रकाश युद्ध, धर्म युद्ध है, उसके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। जो युद्ध का दूसरा प्रकार कौटिल्य ने बताया वो है कूट युद्ध। कूट युद्ध का अर्थ क्या होता है? छल कपट, है ना। अंडरलाइन कर देता हूं वापस एक बार आपके। छल कपट, लूट मार, अग्निदाह आदि तरीकों से किया गया युद्ध क्या कहलाता है? कूट युद्ध। जो कौटिल्य ने युद्ध के प्रकार बताया, दूसरा युद्ध कौन सा था? कूट युद्ध, जिसमें कपट, छल कपट, लूट मार, अग्निदाह आदि जो व्यवस्था है उनका सहारा लिया जाता है। और तीसरा जो युद्ध है वो है तुष्णीय युद्ध। कौन सा युद्ध है? तुष्णीय युद्ध। ये निकृष्ट मतलब निम्नतम या घटिया किस्म का युद्ध है, जिसमें सेनाएं विश्व सदृश साधनों का प्रयोग करती है और छल कपट द्वारा गुप्त रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है, जिसमें या तो छल कपट के द्वारा पूरी सेना को मार दी जाती है, या उनके खाने में जहर मिला दिया जाता है, या इस प्रकार की जो घटिया किस्म की जो नीतियां जिस राज्य द्वारा अपनाई जाती है उसे किस युद्ध के नाम दिया जाता है? तुष्णीय युद्ध। कौन सा युद्ध? तुष्णीय युद्ध। इस प्रकार हमारा जो दूसरा चैप्टर है कौटिल्य, इससे पहले हम मनु कर चुके थे, और जो दूसरा युद्ध है वो कौटिल्य आज पूर्ण हुआ। और अगले जो क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे वो है शुक्र। किसके बारे में? शुक्र का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।